आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रहेगा। फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जो है उसमें क्या क्या कंसेप्ट जो है वो कवर होते हैं। कंसेप्ट नंबर 1, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, आप प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पे पढ़ के आए थे +1 में, अब एप्रोप्रिएशन कहाँ पे पढ़ रहे हो, +2 में पढ़ रहे हो। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग द ओनर्स। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ P&L, यानी कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करूं, सबसे पहले क्या आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बारे में जितने भी कंसेप्ट हैं वो आज देखेंगे। उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फोर्थ कंसेप्ट जो कहता है एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जब भी एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डीड की तो हमने क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। ठीक है जी, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, वो 5 चीजें। उसके बाद कमीशन टू द पार्टनर। कमीशन पार्टनर को भी हो सकती है, मैनेजर को भी हो सकती है, तो हम देखेंगे वो किस तरह से उसको मैनेज करना है। उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी या अदर रेम्यूनरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। देखो ये जो रिवीजन क्लास है ना, ये जो रिवीजन क्लास है इसमें सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। बट एक चीज याद रखना, ये समझ उसी का आएंगे जिसने एक आधी भरी अच्छे से सिलेबस को करा हुआ है। पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज तभी आती होंगी जब उसको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स सारे के सारे आते होंगे। उसके बाद बात आती है लास्ट कंसेप्ट की, बात आती है फंडामेंटल्स ऑफ द गारंटी टू द पार्टनर्स। गारंटी टू द पार्टनर्स, ये सारे कंसेप्ट जो है वो हम धीरे धीरे करते हुए हम सारे खत्म करते चले जाएंगे। तो हम यहां से शुरू करते हैं कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब राजे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज होती है, कहता है एवरी काइंड ऑफ एक्सपेंस और चार्ज। किसी भी तरह का एक्सपेंस और चार्ज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता था, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या जाता है, कहता एवरीथिंग और एनीथिंग रिलेटेड टू पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू द पार्टनर्स, ये सारे यहाँ पे आते हैं। ठीक है जी, अब हम कंसेप्ट नंबर 2 पे चलते हैं। वैसे इसके जो डिफरेंस है, इसके डिफरेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने TS गरवाल की बुक रेफर कर लेनी है, जो सारे जने आप जनरली रेफर करते हो, उसमें डिफरेंशिएट बिटवीन, सो दैट कि आप, मैंने सिर्फ एक मोटा मोटा कंसेप्ट बता दिया, बट इसके अगर पॉइंट्स आप अब रीड करोगे, अगर आप रीड करोगे तो आपको वहां से डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ याद रह जाएंगे, रिटेन रह जाएंगे। चले अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कंसेप्ट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके नोट्स हैं। नोट नंबर 1 क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन। अब खुद सोच के बताना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है या क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर लगाया जाता है? ऐसा क्यों? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर है तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर क्यों लगाया जाता है? बिकॉज आपकी, ये देखो, ये पूरा एक साल है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट होता है और यहाँ पे 31 मार्च 2022 खत्म होता है। कहता है यहाँ की बिगनिंग का एक कैपिटल मेरे को एक्स अमाउंट पता है, यहाँ पे ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ, ये स्टेबल भी हुआ, ये इंक्रीज हुआ, ये डिक्रीज भी हुआ, करते 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 आप यहाँ पे पहुंच गए। क्या आपको यहाँ पे श्योरिटी है कि क्या अमाउंट रहेगी? नो, द आंसर इज नो। कहीं बीच में इनश्योरिटी है कि कहाँ पे रहेगी? तो ये एक एक्सेप्शन है, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तभी आप देख पा रहे हो
कि ऊपर जितनी भी फ्लक्चुएशंस है उसको इम्पैक्ट में दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इस केस में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल केस में हमेशा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम फाइंड आउट किसके ऊपर करते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। बट अगर यही कैपिटल फिक्स्ड हो तो कहता जो कैपिटल ही फिक्स्ड है तो उसमें अगर बस परमानेंट एडिशन और ड्राइंग्स ना हो, परमानेंट एडिशंस और ड्राइंग्स ना हो, उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो फिक्स्ड कैपिटल है वो कहीं पे भी आप लगा सकते हो, चाहे ओपनिंग के ऊपर चाहे क्लोजिंग के ऊपर। यानी कि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर सकते हो वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर भी कर सकते हो और क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर भी कर सकते हो। ठीक है जी। नोट नंबर 2, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको ओपनिंग कैपिटल के ऊपर जाना है। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला होता है क्या? अरे नहीं, ये सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। ये हमारा +2 का मैटर है। बट अगर मैं एट द सेम टाइम अगर मैं +1 की बात करूं, अगर मैं +1 की बात करूं तो हम ओपनिंग कैपिटल से चलते होते थे। याद करो +1 बचपन की बातें। ओपनिंग कैपिटल में हम एडिशंस जोड़ देते होते थे, तो यहाँ पे एडिशन जोड़ देते होते थे। प्रॉफिट्स थे वो भी हम जोड़ देते होते थे। लेस क्या कर देते होते थे, ड्राइंग्स लेस कर देते होते थे। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉसेस आ जाए तो उसको हम लेस कर देते होते थे। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या आती थी, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हमने एडिशंस को क्या करना है, एडिशंस को हमने लेस कर देना है, प्रॉफिट्स को हमने फिर से लेस कर देना है अगर प्रॉफिट्स हैं तो। उसके बाद अगर ड्राइंग्स है तो वो ऐड कर देनी है, और इसमें लॉसेस भी जो हैं वो ऐड बैक कर देनी है। यानी कि ये एडिशंस और ये प्रॉफिट्स को लेस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ओपनिंग कैपिटल का पार्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारा नोट नंबर 2 है, ये पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज में भी काम आएगा। उसके बाद नोट नंबर 3, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी होगी। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी होगी, बैलेंस शीट दे रखी होगी। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा, यहाँ कोई जनरल रिजर्व दे रखा होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, जनरल रिजर्व दे रखा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, और ये जो बैलेंस शीट है ये पार्टनर्स की बैलेंस शीट है, पार्टनर्स की बैलेंस शीट है। इसका मतलब ये दोनों चीजें क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड है? जरा सोच के बताओ, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं? ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं। उसका रीजन ये है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होते तो ये कहां पे रिफ्लेक्ट हो रहे होते, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते तो पार्टनर्स की कैपिटल में ऑलरेडी पहुंच चुके होते। अब ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं है, ये अलग से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना है तो हमने ये चेक जरूर कर लेना है, क्या ये प्रॉफिट्स उसमें जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए। ये आपके जो भी कंसेप्ट पॉइंट्स हैं, ये आपके फंडामेंटल्स के कंसेप्ट पॉइंट्स हैं, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये कंसेप्ट पॉइंट्स ध्यान से सुने हैं और इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लेके आए हो। उसके बाद हमारा कंसेप्ट नंबर 1 हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस और प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं, यानी कि कंसेप्ट नंबर हम 3 पे चले जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्राइंग्स जो है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है इररेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स में आपको एक पैटर्न के हिसाब से रिव्यू करना है। वो जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है, ये सेमी एनुअली भी हो सकता है, और ये क्वार्टरली भी हो सकता है। तो अब ये जो मंथली है
मंथली जो है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिड ऑफ ईच मंथ और एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ऐसे ही सारी चीजें हर एक चीज के लिए हो जाएंगी। यानी कि अगर मैं कहूं मंथली भी हो जाएगी, सेमी एनुअली भी हो जाएगी और क्वार्टरली भी हो जाएगी। ठीक है जी, ये तीनों की इन द बिगनिंग, इन द मिड और एट द एंड हो जाएगी। तो इसकी हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये हम कर क्या रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं। हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने चार्ज करनी है, उसके लिए पीरियड भी तो पता होना चाहिए ना। हम कहते हैं कि अगर मैं हर एक इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो वो क्वाइट पॉसिबल है कि आंसर ठीक आ जाए, बट इज इट नॉट वर्थ इट कि हम अगर स्मार्ट वर्क की तरफ चले। तो स्मार्ट वर्क क्या कहता है, ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लो, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लो। एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये दो चीजें हैं। कहता है इन दोनों का एवरेज कर लो, इन दोनों का एवरेज कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज पीरियड। तो हम एक मंथली का और एक क्वार्टरली का कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर मैंने ड्राइंग्स करी फॉर इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 महीने हो गए। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता आपने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कहीं यहाँ पे ड्राइंग करी होगी पहली, तो इसके बाद कितना टाइम लेफ्ट रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने, तो 12 महीने रह गए। ठीक है जी, उसके बाद मैंने लास्ट ड्राइंग कब करी होगी, यहाँ पे करी होगी, तो इसके बाद कितने महीने रह गए, 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे कितना रह गया 13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। तो मेरे पास एवरेज पीरियड कितना आ गया इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए, तो एवरेज पीरियड जो आ गया मेरे पास 6.5 मंथ आ गया। इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कि मैं आपकी बुक की 100% कवरेज जो है टी एस ग्रेवाल की यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से मैं आपको जरूर दे पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इन द मिड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे मेरे 12 महीने आ जाएंगे, चाहे वो अप्रैल से स्टार्ट हो चाहे वो जनवरी से स्टार्ट हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो वो कहता है इन द मिड ऑफ ईच मंथ, तो मैंने सबसे पहले ड्राइंग जो करी होगी वो यहाँ पे करी होगी, यहाँ पे करी, तो ये आधा महीना रह गया 0.5। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11.5 महीने हो गए, 11.5 मंथ। मैंने लास्ट ड्राइंग कहाँ पे करी, कुछ यहाँ पे करी होगी, तो यहाँ पे कितनी देर रहेगी 0.5 मंथ, तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 मंथ, 6 मंथ्स रह गए। ठीक है जी, अब अगर मैं नेक्स्ट चलता हूँ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अगर मैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ करता हूँ तो ध्यान से देखना 12 महीने मैंने बना देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे पहली ड्राइंग करी होगी उसने सबसे पहले ड्राइंग यहाँ पे करी है, तो यहाँ से लेके कितने मंथ्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग कहाँ पे करी है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ करी, यहाँ पे करी होगी, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5 रह गया। ठीक है जी, तो ये मेरे एवरेज पीरियड निकल के आए मंथ के लिए। मैं इसी तरह से क्वार्टर के लिए भी कर दूंगा, इसी तरह मैं एक क्वार्टर के लिए करूंगा, क्योंकि मेरे पास आई एम शॉर्ट विद द टाइम, मेरे को 20-25 मिनट में ये सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कराना है, तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम है। अब मैं क्वार्टर इन द या एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर देता हूँ, एट द
एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहां पे देखना जरा, 1 2 3, एक साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर होते हैं। तो उसके बीच में मंथ कितने? 1 2 1 2 1 2, यानी कि होते तो 3 है, मैं 1 2 1 2 कर रहा हूँ, तो ये 3 ही बन जाएंगे एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो ध्यान से देखना, किसी भी क्वार्टर के एंड पे मैंने यहाँ पे करी होगी ड्राइंग, पहली ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट कितना रह गया यहाँ से एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर? तो ये 1 ये 2 ये 3 क्वार्टर रह गए, तो यानी कि 9 मंथ्स रह गए। अब ध्यान से देखना, लास्ट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो यहाँ पे करा हुआ लास्ट क्वार्टर के एंड पे, तो यहाँ पे 0 मंथ रह गए, डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द 4.5 मंथ। ठीक है जी। अब अगर मैं इन द मिड भी करा दूं, चलो मैं करा ही देता हूँ आपकी, ताकि अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए। आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाने के लिए मैं ये कर ही देता हूँ। यहाँ पे मैंने 12 महीने कर दिए, 1 2, पहले तो 4 क्वार्टर्स करता हूँ, 1 2 3 और 4, और 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ पे इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर के लिए यहाँ पे कुछ ड्राइंग करी होगी उसने, तो यहाँ पे 1.5 रह गया होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3, यानी कि 10.5 मंथ प्लस। अब मैंने कुछ ड्राइंग यहाँ पे करी होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ पे 1.5 मंथ और रह गया, तो डिवाइडेड बाय 2, तो यानी कि 12/2 = 6 मंथ एवरेज ड्राइंग। तो यानी कि ये मेरा एवरेज पीरियड है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पीरियड में कैलकुलेट करने के लिए कैसे कैलकुलेट करूंगा? ड्राइंग अमाउंट या टोटल ड्राइंग अमाउंट इन अ ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इनटू एवरेज पीरियड, बस। तो इससे मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगी। देखो ये 3 मार्क्स से लेके, मतलब 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, 1 मार्क्स भी आ सकता है, और ये 3 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है जी। इसी के साथ मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट एक पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। वो कौन सा पोर्शन कंप्लीट कर दिया मैंने? रेगुलर ड्राइंग वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जो इरेगुलर ड्राइंग्स है, इसका क्या करना? ध्यान से देखना, ये जो इरेगुलर ड्राइंग्स है उसमें वैसे तो आप हर एक वही बात है कि एक इंडिविजुअल ड्राइंग के लिए अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हो। व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट द क्वांटम ऑफ नंबर ऑफ ड्राइंग्स, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी। तो इरेगुलर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक प्रोडक्ट मेथड, ये प्रोडक्ट मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो जो प्रोडक्ट मेथड है वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ध्यान से, प्रोडक्ट मेथड का एक सिर्फ फॉर्मेट होता है, डेट ऑफ ड्राइंग, अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम लेफ्ट टू कंप्लीट द ईयर, उसके बाद प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा? ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। तो 4 = 2 × 3, तो इसका टोटल आएगा, इसका जो टोटल आएगा, प्रोडक्ट का टोटल आएगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है, ये 1/12 कैसे है, ये कंसेप्टली समझना है, तो मेरे को आप प्लीज टेक्स्ट कर सकते हो या यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम का आंसर जरूर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये मेरा कंसेप्ट इसी के साथ ही खत्म हो गया। तो मेरे अभी तक के 3 कंसेप्ट खत्म हुए। ठीक है जी। अब मैं एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात करूंगा। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैं यहीं पे बता दूंगा कि आपको करना क्या क्या है। कहता प्रॉफिट्स आपको इक्वली शेयर करने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देना है या नहीं देना? नहीं देना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है कि नहीं देना? नहीं देना, नो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, वो कहता है एट द रेट ऑफ 6% देना है। और इसके बाद आपकी नो सैलरी
नो रेम्यूनरेशन, नो कमीशन, ये चीज है। ठीक है जी, चलो जी, अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ। कंसेप्ट नंबर, आई थिंक सो ये मेरा फोर्थ कंसेप्ट है, सॉरी फिफ्थ कंसेप्ट है, कमीशन का। कमीशन का जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। कमीशन ये कहता है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, कहता ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एंड ये है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका मतलब समझना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है कहता कि अभी आपने प्रॉफिट के ऊपर कमीशन लगाई नहीं है, तो प्रॉफिट्स इनटू रेट ऑफ कमीशन इनटू रेट परसेंटेज इनटू 100। और यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि कमीशन इसके बीच में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी कि प्रॉफिट में ऑल ये प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी कुछ हायर साइड पे है, यानी कि 100 प्लस कुछ रेट पे है, तो आपने ये रेट कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलूँ, नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा करता है सैलरी और अदर रेम्यूनरेशन। तो आपको ये मंथली दिया होगा, तो आपको इसको एनुअली ले जाना है। और क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखनी है कि कोई भी चीज डेट के रिलेटेड हो तो उसका आप ध्यान रखेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे। आप डेफिनेटली ध्यान रखेंगे उसको। अगर आप क्वेश्चन ही 6 मंथ के लिए स्टार्ट हुआ तो आप उसको पूरे साल की दे के भी क्या करोगे। ठीक है जी, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज की बात करता हूँ। तो कंसेप्ट नंबर मेरा 7 है। कंसेप्ट नंबर मेरा 7 ये कहता है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। मेरा 7th कंसेप्ट ये कहता है कि आपको ये पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कौन से, एक होते रॉन्ग प्रॉफिट, एक होते करेक्ट प्रॉफिट्स। ये कहाँ पे जाने चाहिए, या ये डेबिट में जाने चाहिए या ये क्रेडिट में जाने चाहिए। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, डेबिट में जाने चाहिए क्रेडिट में, तो डेबिट में तो नहीं, क्रेडिट में जाने चाहिए। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये क्रेडिट में जाने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डेबिट में जाने चाहिए। सैलरी कमीशन ये क्रेडिट में जाने चाहिए। रॉन्ग प्रॉफिट ये वापस ले लेने चाहिए। करेक्ट प्रॉफिट्स, जो करेक्ट प्रॉफिट्स है वो क्रेडिट होने चाहिए। ठीक है जी, अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं तो आप पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के क्वेश्चन में कभी मार खाएंगे नहीं, इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये एक रिविजनरी क्लास है, इसके बाद के आपको पार्ट्स में क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद मेरा लास्ट कंसेप्ट जो आता है, कंसेप्ट नंबर 8 जो है वो ये कहता है गारंटी टू द पार्टनर्स। आपके बुक में एक 71 या 73rd क्वेश्चन होगा, उसमें गारंटी टू द पार्टनर्स की जगह गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म है। वो क्या कहना चाह रहा है, कहता है ए और बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, ये 3:2:1 में पार्टनर्स काम कर रहे हैं। अब गारंटी की बात सुन लेना, गारंटी की बात सुन लेना। वो कहता है कि प्रॉफिट कितने हैं, प्रॉफिट मान लो 60,000 का प्रॉफिट है। सी को गारंटी दी ए और बी ने कि तेरे को मिनिमम हम 15,000 का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे, बट प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ 60,000। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखते हैं, 60,000 के अगर प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 30,000 ए को आया, बी को 20,000 आया और सी को क्या आया, 10,000 आया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या करना है, डेफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो डेफिशिएंसी कैलकुलेट करी है वो कितनी डेफिशिएंसी है, आपको सी को देना कितना चाहिए था, 15,000 मिलना चाहिए था, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है इसको और 5,000 चाहिए डेफिशिएंसी। अब ये बेयर किसने करती है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो ये 5,000 की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी बेयर करेंगे, किस रेशियो में, 3:2 में। अगर कोई भी रेशियो मेंशन्ड है या किसी एक ने करी है तो बहुत आसान, अदरवाइज 3:2 में ही हम करेंगे। तो यहाँ पे 3,000 इससे ले लिया जाएगा और यहाँ पे 2,000 इससे माइनस कर दिया जाएगा, तो ये 27,000 और ये 18,000। तो ये इसी के साथ मेरा ये जो चैप्टर नंबर 1 है 25 मिनट्स में
ये सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा और आपके पूरे बेटा पूरे मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे चैप्टर की रिवीजन आपको मिल जाएगी।